1912 में यानी 1912 में एल्फ्रेड वेगनर एक रिसर्चर थे, ठीक है। उन्होंने एक जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट थे, वो उन्होंने एक थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसका नाम था, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इस वक्त हमारी अर्थ पे अब जो प्रेजेंट है, वो कुछ टाइम पहले, कुछ मतलब बहुत टाइम पहले, इन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, वो 7 नहीं थे, बल्कि वो लैंडमास सारा एक ही जगह पे इकट्ठा था और वो एक ही कॉन्टिनेंट था 7 की जगह, जिसको कि उन्होंने पेंजिया बोला। पेंजिया मतलब ऑल अर्थ, सारी जो लैंड है, जितना भी अर्थ है, अर्थ मतलब लैंड, जो भी हमारी जिसे कह सकते हैं कॉन्टिनेंट जो है, कॉन्टिनेंटल मास जो है, वो सब एक ही जगह पे इकट्ठा था। और वो पेंजिया जो था वो सराउंडेड था बाय द वाटर, वो चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड था। एक ही वाटर बॉडी थी उस टाइम पे, हमारे 4 ओशंस नहीं थे। उसको बोला गया पेंथालसा। पेंथालसा मतलब ऑल वाटर, ठीक है। ये हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने थ्योरी तो दे दी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ थ्योरी देते हैं, थ्योरी के साथ आपको उसके प्रूफ्स भी देने पड़ते हैं कि ऐसा आप कैसे कह सकते हो। सपोज कीजिए मैं कल को बोलने लगूं ये कुत्ता नहीं है बंदर है, ठीक है, तो वो कहेंगे ठीक है हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन हमें पहले प्रूव करके दिखाओ ये बंदर है, ठीक है, कुछ उसके बताओ, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दो। तो वही चीज फिर वैगनर को प्रूफ भी देने पड़े। आज हम उन्हीं प्रूफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 11 का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हमने पढ़ लिया, पहला टॉपिक था। सेकंड टॉपिक इसका आता है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो कि ऑब्वियस है, थ्योरी दी है तो थ्योरी के बाद फिर उसके एविडेंसेस देने पड़ेंगे, ठीक है। आज हम एविडेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला जो एविडेंस है, फॉरमोस्ट एविडेंस इज द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स हम पिछले भी लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि मैचिंग जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी जो शोर लाइन्स है वो मैच करती हैं, ऐसा लगता है कि वो एक ही कभी जुड़ी रही होंगी। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ था, यही ऑब्जर्वेशन भी थी। इनफैक्ट हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो 2 लोग थे उन्होंने मैप प्रोड्यूस किया था, तो जब वो मैप बना रहे थे उन्होंने नोटिस किया कि जो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे फिट होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन भी थी जिसके बेसिस पे कॉन्टिनेंटल थ्योरी डिराइव की गई, और यही सबसे बड़ा प्रूफ भी था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो हमने लास्ट क्लास में भी ये देखा था, ये अफ्रीका जो, सॉरी साउथ अमेरिका जो है अफ्रीका में यहाँ पे फिट, इसका शोल्डर जो है यहाँ पे, ये जो कर्व है इसमें फिट हो जाएगा, ये रीजन यहाँ पे फिट हो जाएगा, ये रीजन यहाँ पे फिट हो जाएगा, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, ये यहाँ पे फिट हो सकता है, ऐसा लगता है, ठीक है। कभी ये मास लैंड मास एक रहा होगा इस तरीके से, एक ही, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो रीजन, पहला तो सबसे बड़ा प्रूफ तो यही था। ये दिख तो रहा है ऐसा, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए भी, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या कह रही है एनसीईआरटी। द शोर लाइन्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव ए रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच। वो कह रहा है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो शोर लाइन है वो तो बिल्कुल, कोई बच्चा भी देखेगा तो बता देगा कि यार ये तो एक ही अलग अलग हो गया बीच में से, ठीक है, कि ये तो बिल्कुल रिमार्केबल है, एक देखते ही एकदम से पता चल जाता है, और अनमिस्टेकेबल है, कोई गलती नहीं कर सकता, कि कोई गलती नहीं, कोई भी बोलेगा कह देगा कि हाँ यार ये एक ही रहे होंगे, मिले हुए रहे होंगे, कभी ये लैंडमार्क एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट मे बी नोटेड दैट ए मैप प्रोड्यूस यूजिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ द अटलांटिक मार्जिन वर प्रेजेंटेड बाय बुलार्ड इन 1964। अब ये क्या कह रहे हैं, एल्फ्रेड ने तो 1912 में थ्योरी दे दी, लोगों ने रिजेक्ट भी कर दी, उन्होंने अपने प्रूफ दिए, ठीक है, रिजेक्ट ही की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो उस टाइम पर रिजेक्ट कर दी गई थी, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आया था कि वैगनर जी क्या कह रहे हैं, बहुत आगे की बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, प्रूफ उन्होंने सही दिए थे, जो प्रूफ थे वो भी ठीक दिए थे, लेकिन जो उन्होंने फोर्सेस बताई थी वो फोर्सेस उन्होंने गलत बताई थी, कि किस वजह से ऐसा हुआ, जो उन्होंने रीजंस बताए थे और कैसे हुआ, व्हाई एंड हाउ, वो उन्होंने गलत बताया था उस टाइम के हिसाब से। अभी हमने नई नई रिसर्चेस की तो हमें पता चल रहा है कि वो चीजें ऐसे नहीं ऐसे हुई होंगी, लेकिन उस टाइम पे भी लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया था। अगर वो कोई लॉजिकल रीजन बताते तो शायद एक बार को लोग मान भी लेते या ना भी मानते, क्योंकि उस टाइम पे साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं थी अर्थ के इंटीरियर के बारे में, ठीक है। तो उनके भी थ्योरी 1912 में देने के भी कई साल बाद बुलार्ड ने एक मैप बनाया जिसमें कि इन सबको जोड़ के रखा, ठीक है, 1964 में। इट प्रूव टू बी अ क्वाइट मैच, इट प्रूव टू बी ए क्वाइट मैच। ये जो मैच था ये बिल्कुल क्वाइट था, मतलब बिल्कुल परफेक्ट था ये मैच, क्वाइट परफेक्ट। इट प्रूव टू बी क्वाइट परफेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट मैच था। और इसमें इसको जब इन्होंने नक्शे को देखने के बाद कोई भी ये कह सकता था कि हाँ ये लैंडमार्क पहले एक ही रहा होगा।
इस मैप की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? ये जो मैप प्रेजेंट किया गया था, इसकी सबसे बड़ी जो खासियत ये थी कि देखो ये जो शोर लाइन्स है ना, ये तो टाइम के साथ डिरोड हुई है, इरोजन भी हुआ है, बारिश पड़ी है, पानी हुआ है, इन एजेस का जो ये जो शोर लाइन्स है, इनके एजेस जो वो थोड़े से, इनका 200 साल पहले की बात, 200 मिलियन ईयर्स अगो की बात है जब ये टूटना स्टार्ट हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़े बहुत तो लैंडफॉर्म में चेंजेस आए भी होंगे, है ना। तो इनमें थोड़ा सा चेंज आया है, उतने ज्यादा फिट नहीं हो रहे, कहीं कहीं पे लूज रह जाते हैं या स्पेस रह जाता है, या कहीं पे लगता है ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो इन्होंने मैप बनाया, ये इन्होंने ऊपर से नहीं बनाया, इन्होंने 1000 फैदम नीचे बनाया, मतलब जहां पे शोर लाइन है उसके नीचे 1000 फैदम समुद्र के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां से जो था स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ था, और वहां पे जोड़ा, वहां पे उन्होंने मैप बना करके देखा तो पाया कि हाँ ये सच में एक ही था, सिमेट्री थी इन सब में, ये ऐसा लग रहा था कि एक हो रहे होंगे। वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। द मैच वाज ट्राइड एट 1000 फैदम लाइन इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट शोर लाइन। जो प्रेजेंट शोर लाइन है उस पे मैच नहीं बनाया गया था, बल्कि 1000 फैदम लाइन पे मैच बनाया गया था। फैदम क्या होता है? जब हम ओशन के अंदर या वाटर के अंदर जाते हैं, ओशन के अंदर ही जब हम नीचे जाते हैं डेप्थ में, तो डेप्थ को हम किलोमीटर्स पे नहीं बल्कि फैदम्स में नापते हैं। फैदम का मतलब नीचे जाना, गहराई, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आगे भी ये टर्म आने वाली है बाद में, जीएस में तो बार बार आएगी, ओशनोग्राफी जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला एविडेंस। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बार बार जो मैं आपको बता देता हूँ, जिग्सा फिट। कि जिग्सा फिट क्या होता है? ये हमारा जिग्सा फिट। जिग्सा फिट का मतलब है पजल्स। देखिए पजल्स, पजल्स होती हैं कि आपको बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस दे दिए जाते हैं, उनसे मिला करके आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, वो पजल्स होती है। तो वो एक दूसरे फिट होते हैं ना, वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, वो जिग्सा फिट होता है। जैसे कि ये फिट हो गया इस तरीके से, ये जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये हमने एक पेज था, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए। अब ये वापस इसमें अगर हम फिट करेंगे तो पूरा एक पेज बना रहा है ना। ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। क्यों? इसको बोलते हैं जिग्सा फिट, क्योंकि ये पहले एक थे, इसीलिए अब दोबारा फिट हो सकते हैं। अब सपोज कीजिए ये दूसरा पेज है, मैंने इसमें इसको आधा फाड़ा, ठीक है। अब मैं इसको इसमें फिट करने की कोशिश करूंगा तो ये फिट नहीं हो रहा, ये फिट नहीं हो रहा ढंग से, ये ठीक से फिट नहीं हो रहा। लेकिन इसी का जो दूसरा हिस्सा अगर उसको फिट करूंगा तो फिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं जिग्सा फिट। आपने मूवीज में देखा हो, पुरानी मूवीज में विलन नोट लाता था आधा फाड़ करके, कि आधा नोट है ये, दूसरा मिला करके देख लेना अगर नोट मिल जाए, वो होता है जिग्सा फिट। कि जो एक टुकड़ा पहले एक था, अब उसको 2 टुकड़े कर दिए तो एक दूसरे फिट हो जाएंगे, उसको जिग्सा फिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एविडेंस यहाँ पे हो गया। अब हम नेक्स्ट एविडेंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने देख लिया कि मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स का जिग्सा फिट हमने देख लिया, पढ़ लिया। आगे हम आते हैं, जब अब सवाल यहाँ पे एक उठता है, रिसर्चर्स ने सवाल उठाया, रिसर्चर्स नहीं, कॉमन सा सवाल है, कॉमन सेंस है, आप भी उठा सकते हैं, कि अगर सभी कॉन्टिनेंटल मास एक था तो इसका मतलब रॉक्स भी एक जैसे ही बातें पाए जाते हैं। देखो, अब अगर क्लेम कर रहे हैं हम लोग कि ये चीज यहां फिट हो रही है, इसका मतलब ये कभी ये एक रहा होगा, बीच बाद में ब्रेकआउट हो गया और ये इधर चला गया, इधर खिसक गया, हम ये बात मान रहे हैं। लेकिन इस थ्योरी को अगर हम देखें, इस प्रूफ को अगर हम माने, तो एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, क्या? कि यहां पे इस रीजन पे और इस रीजन पे अगर ये साथ होंगे तो सेम रॉक्स होंगे। आएगा कि नहीं आएगा क्वेश्चन? सेम रॉक्स होगा ना, ऐसा होना चाहिए। वही हमारा एक प्रूफ है, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। ओशियंस के आर पार जो रॉक्स हैं वो सेम एज है उनकी, यही हमारा सबसे बड़ा प्रूफ है। पढ़ते हैं कैसे। पहला, द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स डेवलप्ड इन द recent period have facilitated correlating the rock formation from the different continents across the vast ocean। क्या कह रहा है कि पहले तो चलो ठीक है, नहीं पता चल पाया, अब रेडियोमेट्रिक डेटिंग हो रही है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग आपको पता है क्या है? रॉक्स की एज निकालने का तरीका रेडियोमेट्रिक डेटिंग। थोड़ा सा बता देता हूं, कार्बन डेटिंग की तरह ही होता है, ठीक है, उसी तरीके से होता है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हमें पता चला कि अलग अलग डिफरेंट रॉक्स की हमने एज निकाली, और हमें फिर आगे क्या पता चला वो पढ़ते हैं। The belt of ancient rocks of 2000 million years from Brazil coast matches with those of Western Africa। अब ये हमारा यहाँ पे ब्राजील है, इसके जो रॉक्स हैं कितने, क्या है एंशिएंट रॉक? 2000 मिलियन ईयर्स पुराने रॉक्स, और ये किससे मैच करते हैं?
इससे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से। हाँ, वो बात सच है। हम जो बोल रहे हैं कि अगर ये लैंडमास एक था तो यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन एक जैसी होनी चाहिए, वो बात सच है। दोनों तरफ एक जैसे रॉक पाए जाते हैं जिनकी लगभग एज जो 2000 मिलियन ईयर्स पुरानी है। ठीक है, 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है जो कि, तो ये हमारा एक एविडेंस हो गया। नेक्स्ट हो गया द अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स अलोंग द कोस्टलाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर ऑफ जुरासिक एज। और इसमें जो सबसे पुराना एविडेंस क्या मिला है कि जो अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स हैं, यहां पे मरीन डिपॉजिट्स मिले हैं जो कि सबसे इन 2000 साल से पुराने अर्लीस्ट हैं, बहुत पुराने हैं, जो कहां मिले हैं, कोस्टलाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अमेरिका, जो कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्टलाइन पे मिलते हैं, और वो जुरासिक एज के हैं। जुरासिक पता है ना, जुरासिक वर्ल्ड देखी होगी, जुरासिक वर्ल्ड है ना, वही जुरासिक पार्क मूवी जो, तो जुरासिक पार्क जो है वो जुरासिक टाइम है, एक एरा है, उसका नाम दिया गया। वो भी मैं पढ़ा दूंगा एक क्लास में, पूरा टेबल बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मरीन डिपॉजिट्स मिलते हैं, सबसे पुराने मरीन डिपॉजिट्स मिले हैं और वो जुरासिक टाइम पे, और दोनों साइड मिलते हैं। ठीक है, तो एक प्रूव ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, they suggest that ocean did not exist prior to that time। क्या मतलब, ओशन डिड नॉट, ओशन एग्जिस्ट नहीं करता था इस टाइम से पहले, 2000 मिलियन ईयर से पहले ओशन नहीं था। कहां नहीं था, इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये एक था। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। दो प्रूफ हमने पढ़ लिए, तीन और पढ़ रहे हैं, अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, मैचिंग ऑफ शोरलाइन हो गया, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स हो गया, पहला एविडेंस हो गया। दूसरा हुआ कि अगर मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स है तो रॉक सिमिलर होना चाहिए सबके शोरलाइन पे, वो भी हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जब रॉक सिमिलर है तो रॉक्स में मिलता है मिनरल्स, तो मिनरल्स भी ऐसे ही होने चाहिए। मिनरल्स या रॉक का जो अंदर जो फॉर्मेशन कुछ और जो मिलते हैं चीजें, जैसे कि टिलाइट्स भी एक तरीके का रॉक के अंदर ही मिलते हैं। क्या होते हैं टिलाइट्स, टिलाइट्स क्या होते हैं कि एक्चुअली जब सेडिमेंटेशन होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इनका बनने का तरीका क्या होता है कि ग्लेशिएशन पता है आपको, ग्लेशियर्स होते हैं, और ग्लेशियर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। सपोज कीजिए कोई ग्लेशियर अभी यहाँ है, तो मूव करके थोड़े टाइम बाद यहाँ आ जाएगा जो पिघलेगा। ठीक है, ये हम ग्लेशियर के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है, क्यों होता है ये। अभी बस इतना ध्यान रखिए, कोई भी ग्लेशियर यहाँ पे, अभी मान लीजिए ये हमारा ग्लेशियर है, तो धीरे धीरे मूव करता करता वो आगे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, अब वो ग्लेशियर जब मूव करेगा तो यहाँ के जो सेडिमेंट्स हैं वो उनको खिसका खिसका के वो यहां तक ले आएगा। समझ रहे हैं, वो सेडिमेंट्स जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों की तरह होते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा एक पत्थर है रॉक, और इसमें छोटे छोटे टुकड़े, ये इनको टिलाइट्स बोलते हैं। मिनरल्स भी तो इसी तरह होते हैं। ठीक है, इनको टिलाइट्स बोलते हैं। अब ये टिलाइट्स क्या करते हैं, ये जैसे ग्लेशियर के साथ सेडिमेंट्स, ऊपर के जो सेडिमेंट्स थे वो नीचे आ गए, मिट्टी के ऊपर गिर गए ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, वो मिट्टी बाद में जम के रॉक बन गई। तो वो रॉक के अंदर छोटे छोटे टुकड़े अलग ही दिखते हैं, सफेद सफेद, पता चलता है कि हाँ ये रॉक के अंदर कुछ लोचा है, कुछ दिख रहा है अलग। ठीक है, उनको टिलाइट्स बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि टिलाइट्स भी बहुत बड़ा एविडेंस है। क्यों है वो हम आगे देखते हैं, पहले तो टिलाइट्स के बारे में पढ़ ही लेते हैं। इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक, ये एक सेडिमेंटरी रॉक होता है, याद रखिएगा, फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स, जो कि ग्लेशियर के डिपॉजिट से बनता है। ये भी हमने समझ लिया, बता दिया आपको। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी, हो तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट इन 6 डिफरेंट लैंडमासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्या कह रहा है, जो सेडिमेंट्स का गोंडवाना सिस्टम है उसमें वो कह रहा है 6 जगह ऐसे हैं जिसका कि नाम इंडिया के ऊपर रखा गया, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया। जो गोंडवाना सिस्टम है सेडिमेंट्स का इंडिया, अब हमने क्या बताया था, क्या पढ़ा था कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब जो था ये सब एक ही हिस्सा था, है ना। तो उसी हिस्से की बात कर रहा है। इसी हिस्से में इसको जो बोला गया गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ फ्रॉम इंडिया, इंडिया में जो मिलते हैं वैसे ही 6 जगह पे मिलते हैं टोटल इंडिया को मिला करके, वही सेडिमेंट्स टिलाइट्स जो हैं, नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर के 6 डिफरेंट लैंड मासेस जहां पे गोंडवाना क्या बोलते हैं, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, जो कि इंडिया में मिलता है, इसको गोंडवाना सिस्टम फ्रॉम इंडिया बोला गया। एज द बेस द सिस्टम हैज अ थिक टिलाइट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रहा है, क्या बता रहा है कि इसका बेस थिक है, काफी टिलाइट्स जो है वो काफी थिक है।
काफी मोटाई है उनकी। इसका मतलब इन जो ग्लेशिएशन हुआ था वो बहुत प्रोलॉन्ग था, बहुत लंबा था और बहुत बड़ा था। ग्लेशियर बहुत लंबा बड़े एरिया में हुआ था। सिस्टम है थिक टिलाइट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन। फर्स्ट पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया ना कि गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट जो है वो 6 भाग में पाया जाता है। इंडिया को मिलाकर के 5 और जगह हैं, उनके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आई होप क्लियर हो गया है कि ग्लेशिएशन जो था बहुत लंबे टाइम तक चला था, बहुत बड़े रीजन में था। ग्लेशिएशन के रीजन हम अभी पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो बहुत लंबे टाइम तक चला था, बहुत बड़े एरिया में चला था, इसीलिए जो पहले जो लेवल है उसके जो उसकी जो लेयर है टिलाइट्स के बहुत थिक है इन 6 पार्ट्स में, इंक्लूडिंग इंडिया। 6 लैंड मासेस हैं। काउंटर पार्ट्स ऑफ दिस सक्सेशन आर फाउंड इन, अब ये बता दिया उसने, बाकी जो है काउंटर पार्ट कौन कौन से हैं इंडिया के अलावा? अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड्स, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब मैं यहाँ पे काम करके देता हूं आपको इंडिया का तो आपको पता ही है, इन अफ्रीका भी पता है, फॉकलैंड आइलैंड्स, मेडागास्कर आपको पता ही होगा, अंटार्कटिका पता है, ऑस्ट्रेलिया। फॉकलैंड आइलैंड्स को आपको सर्च करना है, इसके बारे में 2 लाइन लिखनी है, आपका मैपिंग का एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको मैप में लोकेट करना है कहां पे, और इससे रिलेटेड 30 से 40 वर्ड में जो मोटी मोटी इंफॉर्मेशन वो लिख देनी है। तो अगर मैपिंग का कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो वो आपका नहीं छूटेगा। इसी तरीके से मैपिंग की प्रैक्टिस होती है। तो मैपिंग भी हम साथ साथ करते चल रहे हैं, समझ रहे? इनफैक्ट कभी भी क्लास होती है, कोई भी क्लास में आप पढ़ते हैं, कहीं भी कोई इस तरीके से नाम आता है, उसको तुरंत कभी सर्च कीजिए, लोकेट कीजिए, उस पर 2 लाइनें लिख लीजिए, 50-60 वर्ड, 30-40-50 वर्ड, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीजें उसके बारे में। ओवरऑल रिजेम्बलेंस ऑफ द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स, गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स की ओवरऑल रिजेम्बलेंस है। गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स का मतलब यहाँ पे किससे है? टेलाइट से। ठीक है, टेलाइट से है इसका मतलब, जो इंडिया में फ्रॉम इंडिया और बाकी 5 जगह लैंड मासेस में पाए जाते हैं। गोंडवाना टाइप ऑफ सेडिमेंट्स जो है क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स दैट दीज लैंड मासेस हैड सिमिलर हिस्ट्री। अब ये गोंडवाना टाइप ऑफ क्या बोलते हैं जो सेडिमेंट्स हैं, इनसे पता चलता है कि जो हमारे जो ये लैंड मासेस अच्छे हैं, इनकी हिस्ट्री सेम रही है, मतलब ये जुड़े बाद एक टाइम पे एक ही जगह लैंड मास था, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, द ग्लेशियल टिलाइट प्रोवाइड्स अनएम्बिगुअस एविडेंस ऑफ पैलियोक्लाइमेट्स एंड ऑल्सो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब जो ग्लेशियल टिलाइट्स हैं वो हमें अनएम्बिगुअस, मतलब इंफॉर्मेशन जो एम्बिगुअस नहीं है, मतलब वेग नहीं है, बेकार नहीं है, बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किस बारे में एविडेंस प्रोवाइड करते हैं? किस बारे में? अबाउट पैलियोक्लाइमेट्स। पैलियोक्लाइमेट्स का मतलब स्टार्टिंग में जो क्लाइमेट था अर्थ पे, 2000 साल पहले की बात हो रही है, 2000 साल पहले की, 2000 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है। 2000 मिलियन ईयर्स पहले क्या क्लाइमेट था उसके बारे में तो इंफॉर्मेशन देती है, साथ साथ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पता चल गया, हमने पढ़ लिया कैसे दिया इंफॉर्मेशन। भाई 6 लैंड मासेस पर अगर एक जगह एक जैसे टिलाइट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो कभी एक साथ रहे होंगे, है ना? तो ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। चलिए, अब 3 हो गए, चौथे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, चौथा हमारा आ गया प्लेसर डिपॉजिट्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये तो आपको पता होगा कि गोल्ड जो है वो हमें और के फॉर्म में नहीं मिलता। गोल्ड हमें ऐसे मिलता है। सपोज कीजिए आयरन है, आयरन हमें ओर के फॉर्म में मिलता है, हेमेटाइट। ठीक है, तो हम उस ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटलर्जी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि गोल्ड बहुत ही कम रिएक्ट करता है बाकी जो अलग मेटल उनके साथ। तो इसलिए गोल्ड जो है वो हमें रॉ फॉर्म में मिल जाता है। ऐसे ही कभी कभी नदियों के जो आसपास में जो नदियों के जो साथ साथ रेत होती है उसमें छोटे छोटे सोने के कण होते हैं, उनको छानते हैं हम तो सोना निकलता है। ठीक है, मोटे मोटे भी निकल जाते हैं कई बार, समझ रहे हैं? उसी तरीके से गोल्ड रॉ उसमें मिलता है। इनको हम बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट, जो सरफेस के ऊपर ही सोना मिल जाता है और सोना रॉ फॉर्म में मिलता है। ऐसा ही बस आपको मिट्टी के ऊपर सोना पड़ा दिख जाएगा। बहुत छोटा कण भी हो सकते हैं पार्टिकल्स, बहुत बड़े भी हो सकते हैं थोड़े। होता क्या है, ये सपोज कीजिए ये है इस तरीके से, ये है हमारा, समझ रहे हैं? अब यहां पे ये वेन्स बोलते हैं इनको। वेन्स मतलब नसों की तरह होती हैं, पतली पतली। ठीक है, यहां पे मैं वेन्स बना देता हूं। ये हमारी वेन्स है, इनके अंदर गोल्ड है। ये दीज आर सोर्सेज ऑफ गोल्ड। ये वेन्स है, इन वेन्स से सोना सरफेस पे आ रहा है, किसी भी रीजन से आ सकता है।
कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये इतना हिस्सा इरोड हो गया, ये इरोड हो गया, इरोजन तो होता ही रहता है, तो यहां जो गोल्ड था वो भी नीचे मिट्टी के साथ मिलकर नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये कहां पहुंचेगा, ये सब गोल्ड यहां से निकल के गोल्ड जो है कहां इकट्ठा हो जाएगा, नीचे वैली में। इस तरीके से ये ऐसे निकलेगा, यहां से निकल के धीरे धीरे, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट टूट के इरोजन के साथ जैसे आता है सरफेस पे आता जाता है। ये सरफेस पे आ गया, क्योंकि पहले जो थी लाइन वो यहां पे थी, हमने क्या ड्रॉ किया, ये पहले लाइन यहां पे थी, इस तरीके से इतना इरोजन हो गया, इतना इरोजन हो गया, तो ये मिट्टी के साथ सोना जो है ये सब कहां चला गया इरोड होकर के, ये सब यहां इधर आ गया। पानी की वजह से भी आ सकता है, हवा की वजह से भी आ सकता है। ये ब्लैक वाला सॉइल है और ये ब्लू वाला गोल्ड है, ये यहां आ रहा है, यहां इकट्ठा हो रहा है, यहां पे गोल्ड डिपॉजिट्स हो गए, इसमें मिट्टी और सोना मिला हुआ है, समझ गए। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। ये आगे तक भी फैला हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, समझे। जैसे जैसे ये यहां पे इरोजन होता जाएगा, सोना इनमें मिलता जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, छोटी सी बात है, जब ब्रेकअप हुआ, मतलब जब लैंडमास ब्रेक ऑफ हो गया, ये मान लीजिए यहां से ब्रेक ऑफ हो गया, तो ये हिस्सा तो एक कॉन्टिनेंट में चला गया, ये हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में चला गया, ठीक है। ये हमारा ब्राजील में रह गया, ये हमारा घाना में पहुंच गया, घाना में आ गया। तो अब यहां पे घाना में प्लेसर डिपॉजिट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन सोर्स, वेन सोर्स जो वो नहीं मिल रही है। अब ब्राजील में वेन तो मिल रही है, लेकिन जोन वेन सोर्सेज है, जितना बड़ा प्लेसर डिपॉजिट होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो मैं आपको एक बार मैप पे दिखा देता हूं। अगर यहां पे हमारा ब्राजील है, ये तो इधर हमारा घाना है, ये यहाँ पे शोल्डर आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब जो सोर्स है और जो डिपॉजिट्स है वो पता चल जाएगा, एक सिस्टम बना देंगे सिमेट्रिकली। लेकिन अभी क्या है, अभी दोनों अलग अलग है, अभी दोनों थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अपार्ट है, दे आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अपार्ट राइट नाउ, बट वो कभी एक रहे होंगे। तो ये भी एक हमारा क्या हो गया, हमारा एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या है इसके अंदर, द ऑक्यूरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड in the Ghana coast, rich placer deposits of gold in the Ghana coast, and the absolute absence of the source rock, के rich placer deposits तो हैं, लेकिन source rock जो है वो absent है in the region is an amazing fact। ये बहुत amazing fact है, बहुत ही चौंकाने वाला, कि मान लीजिए ये है ही नहीं, इतना एरिया है ही नहीं, सिर्फ प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, सोर्स हम ढूंढते फिर रहे हैं चारों तरफ, कहीं नहीं मिल रहा है। सोर्स कहाँ मिला, ब्राजील में, ठीक है। पहले सोर्स मिल गया था ब्राजील में, लेकिन जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई तो अंदाजा मिलने लगा कि अरे हाँ यार, ये तो ऐसा हुआ होगा कि सोर्स यहां से होगा और जो डिपॉजिट्स हैं वो घाना में चले गए होंगे, समझ रहे हो। द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राजील, जो गोल्ड बियरिंग वेन्स हैं वो ब्राजील में है। एंड इट इज ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राजील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स लेड साइड बाय साइड। और ऐसा पॉसिबल है, ऐसा जो ऑब्वियस है कि जो गोल्ड डिपॉजिट है घाना में, जो गोल्ड डिपॉजिट है उनका सोर्स जो है वो ब्राजील प्लेट्यू से रहा होगा, जब दो कॉन्टिनेंट्स एक साथ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा फोर्थ एविडेंस हो गया, यहां तक आपको समझ आ चुका है। फिफ्थ की तरफ वो बढ़ते हैं। लास्ट एविडेंस जो वैगनर जी ने प्रोवाइड किया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अब एक बात बताओ, लैंडमास एक जगह एक था तो रॉक भी एक था, रॉक एक था तो रॉक के अंदर मिलने वाले मिनरल्स भी एक हो गए, एक जैसे मिल गए, ठीक है। मिनरल्स मिल गए तो उन रॉक्स के ऊपर अब सॉइल भी वैसी ही बनेगी, ये भी कंफर्म है। जब सॉइल ऐसी बनेगी तो प्लांट्स भी ऐसे ही होंगे, फ्लोरा वही होगा। जब फ्लोरा एक जैसा होगा तो फोना मतलब एनिमल्स भी एक जैसे होंगे, तो इसका मतलब एनिमल्स भी एक जैसे होंगे। अब एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, ज्यादातर एनिमल्स जो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, या एक से ज्यादा जगहों पर पाए जाते हैं, उनका कोई भी रीजन हो सकता है। या जैसे मान लीजिए कोई लैंडमास है, जैसे कि मैं आपको एलिफेंट का वो दिखाता हूँ, तो एलिफेंट्स यहाँ पे एशिया में पाए जाते हैं और अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन वो लैंड के थ्रू मूव कर सकते थे। ऐसा हो सकता है कि अफ्रीकन जो एलिमेंट्स, कुछ एलिफेंट्स यहाँ आगे हुए एशिया, वो यहाँ पे आके उन्होंने अपना फिर इवॉल्व किया हो तो एशियन एलिफेंट्स में हो गए। इसी तरीके से लॉयन एशियाटिक भी है, अफ्रीकन भी है। तो यहाँ पे तो लैंड मास है, लैंड मास से एक जगह से दूसरे जा रहे हैं।
लेकिन अगर कोई ऐसा एनिमल है, सपोज कोई एक ऐसा एनिमल है जो इस रीजन में पाया जाता है और फिर सीधा ऑस्ट्रेलिया मिलता है और कहीं नहीं मिल रहा, और ये दोनों का रोक्स भी सेम है, ठीक है, ये दोनों की कोस्ट लाइन भी सेम है, तो इसका मतलब कुछ लोचा है, ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि ओशन को तो पार भी नहीं कर सकता कोई। लैंड मास तो चलो पास पार कर लिया, पार करके चले गए चल के, लेकिन ओशन को तो नहीं कर सकते, है ना। तो इस यही एविडेंसेस फिर हमें वैगनर ने दी इसी टाइप के। क्या एविडेंसेस है वो? पहला तो है व्हेन द आइडेंटिकल स्पीसीज of plants and animals adapted to living on land or in fresh water are found on either side of the marine barriers. A problem arises regarding accounting for that such distribution. Again वही कि मरीन बैरियर है, बीच में ओशन है, लेकिन ओशन के दोनों तरफ इधर भी और इधर भी एक जैसी प्लांट लाइफ और एनिमल्स मिल रहे हैं जो कि लैंड पे या फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर बोला इसने, ओशियनिक वाटर नहीं बोला, सी वाटर नहीं बोला। सी वाटर बोलेगा तो आप बोलोगे भाई ये तो तैर के चला जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन नहीं, इसने फ्रेश वाटर बोला। फ्रेश वाटर मतलब लैंड के अंदर ही है, वो भी लैंड में आया कि लैंड और फ्रेश वाटर में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स एक जैसे अगर दो साइड मिले, ओशन के दो तरफ मिले, तो फिर तो क्वेश्चन तो अराइज होता है कि भैया कैसे हुआ। समझ रहे हो ना? मान लो मेरे ट्विन है, मेरा एक ट्विन मैं यहाँ पे हूं, एक ट्विन यहाँ पे मेरा, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा जुड़वा भाई यहाँ पे रहता है, तो इसका मतलब कभी ना कभी तो या तो हम आए हैं, हम आ नहीं सकते क्योंकि बीच में ओशन है। प्लीज इग्नोर एरोप्लेन्स फॉर राइट नाउ, ठीक है, अभी के लिए फॉर दिस टाइम प्लीज इग्नोर एरोप्लेन्स। अभी एरोप्लेन्स की बात हम छोड़ देते हैं कि फ्लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं है, सिर्फ चल के जा सकते हैं, तो लैंड के थ्रू तो हम आ नहीं सकते, और पानी को हम पे तैर नहीं सकते, इतना लंबा ओशन कौन क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब ये कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सी ना रहा हो, अगेन वही फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ये प्रॉब्लम अराइज हुई, और इसको कैसे सुलझाया जा सकता है? सिर्फ ये सोच करके, ये एज्यूम करके कि ये लैंड मास एक रहा होगा कभी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं द ऑब्जर्वेशन दैट लेमूर्स। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे आ गया याद करने वाला, लेमूर्स। लेमूर्स एक एनिमल होते हैं, ठीक है, और ये और इंडिया में मिलते हैं, मेडागास्कर और अफ्रीका में। ये हमारे यहाँ पे इंडिया में मिलते हैं, मेडागास्कर और अफ्रीका में, ये सारा हिस्सा जुड़ा हुआ था एक टाइम पे, समझ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलते हैं। लेट सम टू कंसिडर कॉन्टिगुअस लैंडमास लेमोरिया लिंकिंग दीज लैंडमासेस, कि क्या हुआ होगा, ये जो एरिया रीजन जब जुड़ा रहा होगा साउथ अफ्रीका का मेडागास्कर, तो इस रीजन को लेमोरिया बोला होगा, किसी ने बोला कि एक लेमोरिया नाम की जगह होगी, मतलब ये सब तो जुड़ा हुआ है, उसके बीच में एक रीजन है जहां पे लेमोरिया था, वो जब अलग अलग फ्रेगमेंट्स हो गया तो कुछ हिस्सा उसका अफ्रीका में चला गया, कुछ मेडागास्कर में रह गया, कुछ इंडिया में आ गया, ठीक है। तो लेमोरिया याद रखना है, लैंडमास लेमोरिया। ये सब एग्जांपल्स लिखने हैं आपको आंसर राइटिंग करते टाइम, पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिखो, बाद में कहीं और से लिखो, ठीक है। मीजोसोरस, अब फॉसिल पे भी आते हैं। वाज अ स्मॉल रेप्टाइल अडॉप्टेड टू शैलो ब्रैकिश वाटर। अब मीजोसोरस जो था एक स्मॉल रेप्टाइल था, डायनासोर के उसका ही था, उसी टाइम का, जुरासिक एज का। तो वो क्या था, स्मॉल रेप्टाइल था और शैलो ब्रैकिश वाटर में रहता था, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके स्केलेटन जो है ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन 2 लोकेलिटीज। इसके स्केलेटन सिर्फ 2 लोकेलिटीज मिलते हैं। कौन कौन सी हैं 2 लोकेलिटीज? पहली तो है सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, और दूसरी हमारी है इरेवर फॉर्मेशन ऑफ ब्राजील। अगेन फिर साउथ अफ्रीका ब्राजील आ गया कि ये सिर्फ 2 जगह पे मिल रही हैं स्केलेटन, और ये दोनों जगह दीज 2 लोकेलिटीज आर प्रेजेंटली 4800 किलोमीटर अपार्ट विद एन ओशन बिटवीन देम। ब्राजील और साउथ अफ्रीका यहां पे मिल रहे हैं दोनों की फॉसिल्स। इसकी हड्डियां यहां पे भी मिलती है, मीजोसॉरस की यहां पे मिलती है। ये ब्रैकिश वाटर में, शैलो वाटर में रहता था, मतलब साइड साइड में, यहाँ पे एजिस शोर लाइन के पास, अंदर नहीं जाएगा, डीप वाटर में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब तैर के तो जा नहीं सकता। ये बात तो पता चल गई हमें। अब क्योंकि शैलो वाटर में रहता है, तो जब शैलो वाटर में रहता है और इधर इसके फॉसिल्स मिल रहे हैं, हड्डियां मिल रही हैं, इसका मतलब ये लैंडमास एक था, क्योंकि आज ये 4800 किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच में, इसको तैर के जाना नामुमकिन है, ठीक है। तो ये हमारा 5वां एविडेंस भी हो गया। 5वां एविडेंस हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के हो गए जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एनसीईआरटी में है फोर्सेस इन ड्रिफ्टिंग। अभी कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बता दी वैगनर जी ने, हमें एविडेंस से बता दिया है, और उन्होंने फोर्सेस से पूछा कि चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात सच है, तो कैसे हुई है ड्रिफ्टिंग, क्यों हो रही है ड्रिफ्टिंग? आज भी हिमालय का साइज बढ़ रहा है, ड्रिफ्टिंग की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है ना। आज भी एविडेंस से बोल रहे हैं ड्रिफ्टिंग होने के, ध्यान रखना, बताऊंगा अभी बाद में जीएस में। लेकिन ये क्यों हो रही है, इसके रीजन क्या है? तो वो रीजन भी दिए वैगनर ने। एक बात और, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम एविडेंसेस या फोर्सेस वो नहीं पढ़ते जो हमें आज पता है,
हम वो पढ़ते हैं जो वैगनर ने दी। तो जब भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ोगे, अभी तक जो हमने 5 एविडेंसेस प्रोवाइड कराए हैं ये वैगनर ने दिए हैं, ये सब वैगनर के हैं, ठीक है। और आगे जो फोर्स पढ़ेंगे वो भी वैगनर ने बताई थी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए असली में कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो हम बाद में पढ़ेंगे, कौन सी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। ये हम जब प्लेट टेक्टोनिक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये सब कर लेंगे, उसके बाद हम पोस्ट थ्योरीज जो आई थी, पोस्ट ड्रिफ्टिंग थ्योरीज, उनकी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी, बार बार इसको वीडियो को देखिएगा। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलिए बाय।